हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कविता यह धरती कितना देती है और इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो शुरू करते हैं कविता। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। शब्दों के अर्थ जानते हैं। छुटपन का अर्थ होता है बचपन और कलदार का अर्थ है टकसाल में कल या यंत्र या मशीन की सहायता से बना हुआ रुपया। तो कवि ने यहाँ पर अपने बचपन की एक घटना का वर्णन किया है कि मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। तो इस कविता में कवि ने अपने अबोध बचपन की एक घटना का वर्णन किया है कि उन्होंने किस तरह लोभवश यानी लालच में आकर मिट्टी में पौधे बोए थे और उसका उन्हें क्या फल मिला, वो उन्होंने इस कविता में बताया है। तो कवि कहते हैं कि एक बार उसने बचपन में सबसे छिपाकर कुछ पैसे अपने आंगन की धरती में बो दिए थे और उस समय उसने सोचा था कि जिस तरह बीज बोने पर पौधा उगता है, उसी तरह पैसे बोने से पैसों के पेड़ उगाएंगे और उन पैसों के पेड़ों पर रुपयों की खनकदार फसलें उगेंगी। उसी तरह से जैसे जो टकसाल होती है वहाँ पर जब मशीनों से रुपए बनते हैं तो उनकी आवाज़ आती है, तो वैसे ही कवि कल्पना करते हैं कि जब वो पेड़ बड़े हो जाएंगे तो उनसे खूब रुपयों के फल लगेंगे और उनसे खूब बस खनकदार आवाज़ निकल जाएंगी और वो फिर उन पैसों की फसल से बहुत धनवान हो जाएंगे और फूल फल कर एकदम मोटे से सेठ बन जाएंगे। आगे वर्णन करते हैं वो कि पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने न एक भी पैसा उगला, मैं अबोध था मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था तृष्णा को सींचा था। कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। बंजर का अर्थ होता है अनुपजाऊ जमीन, अर्थात जहाँ पर हम कुछ बोते हैं तो बोने के बाद वहाँ पे कुछ भी वृक्ष या पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। अबोध का अर्थ होता है नासमझ या नादान। तृष्णा का अर्थ है प्यास, लालच या लालसा। कविता की पंक्तियां एक बार फिर। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने न एक भी पैसा उगला, मैं अबोध था मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था तृष्णा को सींचा था। तो कवि ने जब पैसों को जमीन में बो दिया तो उसके बाद वो काफ़ी इंतज़ार करते रहे, लेकिन होता क्या है कि काफ़ी इंतज़ार के बाद भी जब पैसों से अंकुर नहीं फूटते हैं तो कवि निराश हो जाते हैं, क्योंकि जब आप ज़मीन में बीज लगाते हैं तो क्या होता है, उससे छोटे छोटे उसके पौधे निकलते हैं, तो उसे ही अंकुर कहा जाता है। लेकिन कवि ने जो पैसे बोए थे उससे कोई भी अंकुर नहीं निकलता है। तब उनका जो अबोध मन था, नादान मन था, वो सोचता है कि शायद धरती ही बंजर होगी, अर्थात उस मिट्टी में ही कुछ पैदा करने की शक्ति नहीं है, शायद इसी वजह से धरती से पैसों का एक भी बीज अंकुरित नहीं हुआ। तो इस घटना से वे बहुत हताश हो गए थे, उस समय बहुत निराश हुए थे। पर जब बड़े हुए तब कवि ने यह स्वीकार किया कि उस समय वो अबोध थे और उस समय उन्होंने गलत बीज बोए थे और अपने जो पैसों की ममता थी, पैसों के प्रति जो उनका लालच था, उस लालच रूपी बीज को बोया था और अपनी लालसा या तृष्णा रूपी जल से सींचा था।
अर्धशती हराती निकल गई है तब से, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर। मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह यूं ही उंगली से सहलाकर, बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे, भूखे अंचल में मणिमाणिक बांध दिए हूँ। फिर मैं भूल गया इस छोटी सी घटना को, और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन। तो कविता के आगे उन्होंने वर्णन किया है इन पंक्तियों में कि उस बचपन की घटना के बाद क्या हुआ। तो पहले शब्द के अर्थ जान लेते हैं। अर्धशती का अर्थ होता है 50 वर्ष, हहराती यानी तेजी से, कजरारे काजल के समान काले, कौतूहल यानी उत्सुकता या जिज्ञासा, तह का अर्थ होता है परत, भू का अर्थ है धरती, मणिमाणिक का अर्थ होता है बहुमूल्य रत्न। तो कवि कहते हैं कि बचपन की उस घटना के बाद जीवन के 50 वर्ष बीत गए। कितनी ही ऋतुएं आईं और कितनी ही चली गईं, कितने ही बसंत और पतझड़ बीत गए, कितनी बार पेड़ों से पत्ते गिरे और फिर उन पर नए पत्ते खिले। यानी वो जो बचपन की घटना थी उसको हुए हुए बहुत दिन हो गए, कम से कम 50 वर्ष इनके बीत गए। यानी जब कवि छोटा बच्चा था अब वो 50 वर्ष का हो चुका है। तो आज फिर उस एक दिन की घटना का वर्णन कर रहा है कि गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर, मैंने कौतूहलवश का आंगन के कोने की गीली तह यूं ही उंगली से सहलाकर, बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे, भूखे अंचल में मणिमाणिक बांध दिए हूँ। मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को, और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन। यानी एक दिन की घटना का वर्णन कर रहा है कवि कि आज एक बार फिर से काले बादल धरती पर बरस रहे थे, तो कवि ने कुछ जिज्ञासा और कौतूहल से ऐसे ही आंगन की गीली मिट्टी को हटाया और उसमें कुछ सेम के बीज बो दिए, और इस तरह से जैसे लगा कि उन्होंने कोई रत्न धरती के आंचल में बांध दिए हों। और फिर इस छोटी सी घटना को वो जल्दी से ही भूल गए, क्योंकि यह तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी जिससे कि उनका मन स्मरण लगता कि उन्होंने बीज लिया सेम का और उसको उन्होंने आंगन की मिट्टी में बो दिया। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने देखा उसे, हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से, देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटे छोटे ताना छाता ताने खड़े हुए हैं। कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। हर्ष विमूढ़ का अर्थ है प्रसन्नता से सुध-बुध खोना, विस्मय का अर्थ है आश्चर्य, नवागत का अर्थ है नए आगंतुक या नए मेहमान। तो होता क्या है कि अभी कविता की पिछली पंक्तियों में कवि ने बताया था कि उन्होंने आंगन में सेम के बीज तो बो दिए, लेकिन वो बिल्कुल भूल गए उस घटना को। लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि जिस घटना को उन्होंने इतना महत्व नहीं दिया था, तो उसे वो देखते हैं कि एक दिन जब वो संध्या के समय अपने आंगन में टहल रहे थे, तब वो देखते हैं कि आंगन के कोने में सेम के कई सारे बीज अंकुरित हो गए हैं, और उनको देखकर कवि के हर्ष और आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रहती है। और कवि को वो छोटे छोटे अंकुर ऐसे लगते हैं जैसे कोई नया मेहमान आया है और उसने छोटे छोटे छाता ताने हुए हैं और उसके आंगन में खड़े हैं। छाता कहूँ कि विजय पताकाएं जीवन की, यह हथेलियाँ खोले थे वे नन्ही प्यारी, जो भी हों वे हरे हरे उल्लास से भरे, पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे, डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से। पताकाएं इसका अर्थ होता है झंडे, उल्लास का अर्थ है प्रसन्नता, उत्सुक का अर्थ होता है इच्छुक या इच्छा करना,
डिम्ब का अर्थ है अंडा। तो कवि ने जब उन छोटे छोटे अंकुरों को देखा तब उनको लगता है कि वे उन अंकुरों को क्या कहें। छाता कहूँ कि विजय पताकाएं जीवन की, यह हथेलियां खोले थे वे नन्ही प्यारी, जो भी हों वो हरे हरे उल्लास से भरे, पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे, डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से। तो उन अंकुरों को देखकर कवि सोचते हैं कि उन्हें वह छाता कहें या फिर जीवन प्राप्त कर लेने की विजय की घोषणा करती हुई पताकाएं या झंडा कहें, या फिर ये कहें कि उन्होंने अपनी छोटी छोटी हथेलियां फैला रखी हैं। यानी जो जो सेम के जो अंकुर निकले थे उनको देखकर कवि ने ये कल्पना की है कि उनको क्या कहें, वो छाता लेकर खड़े हुए छोटे छोटे बच्चे कहें, या फिर उन्हें ये कहें कि उन्होंने अपनी विजय की घोषणा करते हुए वो झंडे पकड़ रखे हैं, क्योंकि वो बीज से पौधे बनने जा रहे हैं, उन्होंने एक नया जीवन प्राप्त किया है, या फिर वो उन अंकुरों को कहें कि वो छोटे छोटे उन्होंने अपनी हथेलियां फैला रखी हैं। कुछ भी कहें, किंतु उन हरे भरे प्रसन्नता से भरे अंकुरों को देखकर कवि को लगता है कि जैसे अभी अभी चिड़ियों के बच्चे अंडे तोड़कर निकले हों और वो पंख फैलाकर उड़ने को उत्सुक हों, अर्थात वो उड़ने की तैयारियां कर रहे हों। तो उन अंकुरों को कवि क्षण भर बिल्कुल अपलक देखते रहते हैं और फिर अकस्मात यानी अचानक ही उन्हें याद आता है कि कुछ दिन पहले यूं ही उन्होंने अपने आंगन में सेम के बीज बो दिए थे। आगे की घटना का वर्णन कवि ने इन पंक्तियों में किया है कि तब से उनको रहा देखता धीरे धीरे, अनगिनती पत्तों से लद भर गई झाड़ियां, हरे भरे टंग गए कहीं मखमली चंदोवे, बेलें फैल गईं बलखा आंगन में लहरा, और सहारा ले बाड़े की टट्टी का, हरे हरे सौ झरने फूट पड़े ऊपर को। कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। अनगिनत का अर्थ है असंख्य, मखमली का अर्थ है कोमल मुलायम, मखमल के समान मुलायम, चंदोवे का अर्थ होता है शामियाना या तंबू, बाड़े की टट्टी जो कमज़ोर पौधे होते हैं या फिर जो ऐसे पौधे होते हैं जिनको किसी का सहारा लेकर बढ़ना होता है, खासकर लताएं या बेलें, उनके लिए हम पतले बांस से एक जाली सी बनाते हैं जिससे कि उनको उन पौधों के साथ लगा देते हैं, जिसका सहारा लेकर वो आगे बढ़ते हैं, वो लताएं आगे बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर भी कवि ने अपने आंगन में जो सेम के बीज बोए थे, जब उनसे अंकुर निकल आए, धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगे, तो उनको उन लताओं को सहारा देने के लिए कवि ने पतले बांस के प्रयोग से एक जाली बनाई जिसके ऊपर वो जो सेम की लताएं थी वो फैल गईं। तब से उनको देख रहा धीरे धीरे, अनगिनती पत्तों से लद भर गई झाड़ियां, हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोवे, बेलें फैल गईं बलखा आंगन में लहरा, और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का, हरे हरे सौ झरने फूट पड़े ऊपर को। कविता की इन पंक्तियों में कवि ने वर्णन किया है कि कवि जो वो अंकुरित बीजों से जो धीरे धीरे पौधे निकल रहे थे उनको वो देखता रहा। फिर वो धीरे धीरे जो अंकुर थे वो अनगिनत पत्तों से भर जाते हैं और आंगन में बेलें फैल जाती हैं, और वो धीरे धीरे वो जो बेलें होती हैं वो झाड़ी का रूप ले लेती हैं, और कवि उन्हें हर्षित मन से देखते हुए कहते हैं कि अनगिनत पत्तों की जो हरी भरी बेल देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने आंगन में शामियाने टांग दिए हों। यानी जो आंगन में वो सेम की बीजें फैल जाती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पर किसी ने तंबू लगा दिया हो।
और कवि ने बेलों के लिए अपने आंगन में बांस की छोटी सी छत भी बना दी थी, और जिसका सहारा लेकर सेम की बेलें और फैल जाती हैं, और उन्हें देखकर कवि को ऐसे लगता है जैसे वहाँ पर हरे हरे झरने फूट पड़े हों, अर्थात बेलें हैं झरनों के समान ऊपर की ओर बढ़ने लगती हैं। मैं अवाक रह गया वंश कैसे बढ़ता है, ओह समय पर उनमें कितनी फलियां फूटी, झुंड झुंड झिलमिल कर कचपचिया तारों सी, आह इतनी फलियां टूटी जाड़ों भर खाई, कितनी सारी फलियां कितनी प्यारी फलियां। तो कविता की इन पंक्तियों में कवि ने आगे की घटना का वर्णन किया है। पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। अवाक का अर्थ होता है चकित या मौन रह जाना। वंश का अर्थ होता है परिवार। कचपचिया का अर्थ होता है छोटे छोटे तारों का झुंड। तो कवि ने जब ये देखा कि वो छोटे छोटे जो अंकुर थे धीरे धीरे बेलों के रूप में उसके आंगन में फैल जाते हैं, तब वो उन बेलों की जो वंश वृद्धि होती है उनको देखकर बहुत हैरान रह जाते हैं। और समय के साथ ही उन लताओं पर झुंड के झुंड फूल और फलियां निकलती हैं, जो कवि को ऐसी लगती हैं जैसे कि वो छोटे छोटे झिलमिलाते हुए तारे हों। और उन लताओं में इतनी सारी सेम की फलियां लगती हैं कि उसने भी खाई, और उसने उन फलियों को अपने पास पड़ोस में भी बांटा, और उन्होंने भी जाड़े भर खाई। कविता की अगली पंक्तियों में कवि ने आगे का वर्णन किया है कि क्या होता है। यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को, नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को, बचपन में छी स्वार्थवश लोभवश पैसे बोकर। लोभवश यानी लालच में आकर। तो कवि ने जब सेम के पौधे लगाए और उनसे बेलें निकली और उसने इतने सारे उससे फलियां प्राप्त की कि उसने खुद भी खाया, उसके पास पड़ोस ने भी खाया, तब उसको यह एहसास होता है कि यह धरती माता कितना देती है। तो इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को, नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को, बचपन में छी स्वार्थवश लोभवश पैसे बोकर। तो कवि का कहना है कि वो फैली हुई सेम की लताएं फलों फूलों से लदी हुई तारों के समान उसे बहुत सुंदर लगती हैं, और यह देखकर वे बहुत प्रसन्न होते हुए कहते हैं कि यह जो धरती है वो अपने पुत्रों को कितना देती है। और इस बात से वो बिल्कुल अनजान थे, और जब उन्होंने अज्ञानतावश स्वार्थ और लोभ से पैसों के गलत बीज धरती में बो दिए थे, और उस समय वो इस मिट्टी के महत्व को नहीं समझ पाए थे और धरती को बंजर मान लिया था। कविता की अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, रत्न प्रस्विनी है वसुधा अब समझ सका हूँ, इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें ममता मानव ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सकें फिर धूल सुनहली फसलें, मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। शब्दों के अर्थ देखते हैं। रत्न प्रस्विनी का अर्थ होता है रत्न उत्पन्न करने वाली, वसुधा का अर्थ है धरती, समता का अर्थ है समानता, क्षमता का अर्थ है योग्यता या सामर्थ्य, दाने का अर्थ है बीज, श्रम का अर्थ है परिश्रम, मानव ममता यानी मानवता, उगल सके का अर्थ होता है पैदा कर सके, सुनहली का अर्थ होता है सोने के समान बहुमूल्य। तो कवि ने जो कविता की शुरुआत की थी कि उन्होंने बचपन में अपने नादानी में जो पैसों के बीज बोए थे, उसके बाद उनके साथ जीवन में क्या घटना घटी और उसके बाद उन्होंने क्या एहसास किया, वह इन पंक्तियों में स्पष्ट किया है कि बचपन के समय कवि अनजान थे, अबोध थे, नादान थे। वे नहीं जानते थे कि कौन से बीज मिट्टी में बोने चाहिए,
किंतु बीतते समय के साथ आज उन्होंने यह भली भांति समझ लिया है कि यह धरती माँ तो रत्न गर्भा है, यानी रत्नों को उत्पन्न करने वाली है। वह अनेक रत्नों को जन्म देती है। हम जो बोते हैं वही पाते हैं। हम इसलिए हमें लोभ, लालच और स्वार्थ का परित्याग करके धरती में उचित बीजारोपण करना चाहिए। धरती हमें हमारी आवश्यकता से भी अधिक देती है। इसमें लालच को नहीं बोया जाता। अगर हम लालच बोएंगे तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि बचपन में कवि ने ऐसा ही किया था कि वो लालच में आकर उसने पैसे बोए थे, लेकिन बड़े होने पर जब अचानक से उसने एक दिन सेम के बीज बो दिए, तब उसे एहसास हुआ कि जिसको बचपन में जिस धरती को उसने बंजर समझा था, वो धरती वास्तव में बंजर नहीं थी, बल्कि उसने ही गलत बीज बोए थे। उसने ही लालच अपना बोया था। और जब उसने सही बीज बोए, यानी सेम के बीज बोए, तो उसको इतनी सारी फलियां मिली कि उसने खुद भी खाई और पड़ोसियों को भी खिलाई। तो यहाँ पर इस कविता में कवि ने धरती को समाज का प्रतीक माना है, और वे कहते हैं कि अगर हमें मानवता की सुनहरी फसल उगानी है तो हमें इसमें सच्ची समता अर्थात सद्भावना, सहयोग, परिश्रम तथा प्रेम के बीज बोने चाहिए। मनुष्य की क्षमता तथा मानव ममता के बीज बोने चाहिए। अर्थात हमें समता मूलक समाज की स्थापना करनी चाहिए, जिसमें समस्त मानव जाति को बराबरी का दर्जा प्राप्त हो। क्योंकि प्रकृति का नियम है, जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि इस समाज में, इस दुनिया में सब लोग एक जैसे हों, समता मूलक यानी सब में समानता हो, तो उसके लिए हमें भी वैसा ही करना पड़ेगा कि हमें दूसरों की क्षमता, दूसरों के प्रति मानवता के भाव को अपने मन में जगाना पड़ेगा। कोई छोटा बड़ा ना हो, अमीरी गरीबी का अंतर ना हो, ऊंच नीच का भेदभाव ना हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहयोग की भावना हो, समाज में व्यक्ति की योग्यता के आधार पर उचित सम्मान मिले, मनुष्य मनुष्य के बीच प्रेम का भाव हो, जिससे भाईचारे की भावना प्रबल हो, और तभी खुशहाली और मानवता की फसल धरती पर लहराएगी। यानी ये सारे गुण जब होंगे तभी चारों तरफ खुशहाली होगी और सच्ची मानवता होगी, और मनुष्य के सहयोग और परिश्रम से ही तभी सारी धरती धन्य ध्यान से परिपूर्ण हो पाएगी। तो आशा है आपको इस कविता का अर्थ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।